हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इंटरस्टिशियल कंपाउंड और एलॉय फॉर्मेशन देखा था डी ब्लॉक का। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है डी ब्लॉक का है वो ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीनियंस ऑफ मेटल। कौन से डी ब्लॉक के मेटल के ऑक्साइड्स और ऑक्सीनियन कैसे होते हैं। तो ये जो है ऑक्साइड्स हैं ये जनरली फॉर्म होते हैं जब मेटल की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से, जब हाई टेम्परेचर में। दीज मेटल फॉर्म ऑक्साइड्स व्हेन these metals are allowed to react with oxygen at high temperature, and all the metals form amo type of oxide except scandium. scandium को छोड़ के बाकी सब amo type के ऑक्साइड बनाती है, and these are predominantly ionic. ये सब आयनिक होते हैं। और जैसे जैसे ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है मेटल की, आयोनिक कैरेक्टर उसका घटता जाता है। एज दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीजेज इन एनी ऑक्साइड, इट्स आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। ये पहले देख चुके हैं अपन। तो कुछ ऐसी बात है इसमें, जैसे मैं पढ़ देता हूँ ग्रुप में। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर एंड इज अटेन्ड इन Sc2O3। मतलब स्कैंडियम सिर्फ SCO नहीं बनाता, Sc2O3 बनाता है। तो Sc2O3 से Mn2O7 तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर चलती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, +3 है स्कैंडियम की, जबकि इस पर ऑक्सीडेशन नंबर पहुंच गई +7। तो +3 से +7 तक इंक्रीज होती है मैंगनीज तक। बियॉन्ड ग्रुप 7, ग्रुप 7 के बाद मतलब मैंगनीज के बाद नो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन अबव Fe2O3 आर नोन। आयरन की उससे ज़्यादा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। Fe2O3 में आप देख रहे होंगे आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे आप मैंगनीज के आगे जाते जाते। और अगला है एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेस। ये बता चुका, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाए। इन केस ऑफ मैंगनीज, तो मैंगनीज का जो ये Mn2O7 लिखा है ग्रीन ऑयल है। मतलब जितनी इतनी ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है कि कोवेलेंट नेचर हो जाता है मैंगनीज के ऑक्साइड का। इवन CrO3 एंड V2O5 आर लो मेल्टिंग पॉइंट्स। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड नहीं है तो उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। CrO3 क्रोमिक का ऑक्साइड है, V2O5 इन सब के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। अच्छा, एक और चीज, इन दीज हायर ऑक्साइड्स द एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट। और एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो वो याद रखना, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर, और उतना ही उसका आयोनिक कैरेक्टर कम, उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर और उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर। तो अब आगे बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की। पोटेशियम डाइक्रोमेट अपना आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट है सबसे पहला इसका ऑक्साइड जो अपने इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल केमिकल, जो लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है एज एन ऑक्सीडेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेनी एजो कंपाउंड। और एजो कंपाउंड बनाने में भी यूज़ होता है। डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट। ये डाइक्रोमेट जो होते हैं, जो क्रोमेट्स बनाते हैं क्रोमेट, और जो क्रोमेट आपको मिलता है वो क्रोमाइट ओर से मिलता है। जैसे ये क्रोमाइट ओर है आपका, आयरन का क्रोमाइट ओर है। आयरन के क्रोमाइट ओर को अपन सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं इन द फ्री एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की फ्री एक्सेस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपको सोडियम क्रोमेट मिलता है, जो कि येलो कलर का होगा। अब इस सोडियम क्रोमेट के येलो कलर के सॉल्यूशन को फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर करके इसको एसिडिफाइड जब किया जाएगा तो सोडियम क्रोमेट विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाई करने पे। मतलब क्रोमेट से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिफाई करने पे। चूंकि अपने को पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए, तो सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए अपन इसकी सॉल्युबिलिटी का फायदा उठाते हैं। हम ये जानते हैं कि सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जब सोडियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम क्लोराइड मिलाते हैं तो बनने लगता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्यों? क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट कम सॉल्युबल है तो सॉल्यूशन में से प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, जबकि सोडियम डाइक्रोमेट ज़्यादा सॉल्युबल है तो सॉल्यूशन में रहता है। तो जैसे जैसे आप KCl डालते जाते हैं तो सारा का सारा सोडियम डाइक्रोमेट में से सोडियम रिप्लेस होता जाता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट फिल्टर आउट होता जाता है, प्रेसिपिटेट आउट होगा। फिर उसको आप फिल्टर कर लेंगे। जब आप उसको फिल्टर करते हैं तो ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज आउट हो जाते हैं। द क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटरकन्वर्टेबल। ये अपन आगे देखते हैं अभी। तो जब आपका पोटेशियम क्रोमेट बाहर बन जाता है तो ये पोटेशियम क्रोमेट या कोई भी क्रोमेट आयन है, चाहे वो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या सोडियम क्रोमेट हो, ये क्रोमेट आयन एक्वस सॉल्यूशन में pH के हिसाब से इंटरकन्वर्टेबल होती है। अगर pH अल्कलाइन है तो डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर pH एसिडिक है तो क्रोमेट आयन
एसिडिक पीएच में कन्वर्ट हो जाएगी डाइक्रोमेट में। मतलब अगर आपको सॉल्यूशन में डाइक्रोमेट आयन रखना है तो आपको सॉल्यूशन एसिडिक रखना पड़ेगा, अगर आपको सॉल्यूशन में क्रोमेट आयन रखना है तो आपको उसको अल्कली रखना पड़ेगा, अल्कलाइन उसमें। तो ये इसलिए बोलते हैं कि क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन जो इंटर पीएच डिपेंडेंट इंटर कन्वर्शन होता है इनका, एक पीएच पर अगर एसिडिक पीएच है तो डाइक्रोमेट एग्जिस्ट करेगी, और अगर पीएच अल्कलाइन है तो क्रोमेट आयन एग्जिस्ट करेगी। इनकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। क्रोमियम का जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें बेसिकली टिपिकल एक sd3 हाइब्रिडाइजेशन है, sd3 जिसमें d के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, और इस sd3 हाइब्रिडाइजेशन में इसकी स्ट्रक्चर जो होती है टिपिकल sp3 हाइब्रिडाइजेशन जैसी टेट्राहेड्रल होती है। तो क्रोमियम sd3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पर डाइक्रोमेट क्रोमेट आयन में तो एक ही क्रोमियम है, लेकिन जो डाइक्रोमेट आयन में दो क्रोमियम में ऑक्सीजन से जुड़े हुए रहते हैं, और हर क्रोमियम इनमें sd3 हाइब्रिडाइज्ड है और ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस तरह की जियोमेट्री होती है डाइक्रोमेट आयन की। और बॉन्ड एंगल भी इसमें 126 डिग्री समथिंग होता है बिकॉज ऑफ दीज बल्की ग्रुप। ये क्रोमियम का जो टेट्राहेड्रल बल्की ग्रुप है, इसके कारण ये बॉन्ड एंगल जो खींचा जाता है दूर हो जाता है, क्योंकि ये बड़े हैं, ये ग्रुप बड़े होने के कारण। सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सोडियम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इसका फ़ायदा अपन उठाते हैं इसको इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, और इसीलिए इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम डाइक्रोमेट को। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड जैसा यूज़ किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट में से सिर्फ पोटेशियम डाइक्रोमेट ही प्राइमरी स्टैंडर्ड है। प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब जानते हैं आप, जिनको अपन जितना सॉल्यूशन बनाते हैं वेइंग करके उतना ही उनकी स्ट्रेंथ होती है। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय atmosphere, they are not affected by moisture, they can be easily available. These are the some characteristic of primary standard. तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में अपन टाइट्रेशन में ऑक्सीड रेडॉक्स टाइट्रेशन में इसका यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का। एसिडिक सॉल्यूशन जो है इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है। तो इसके रिएक्शन आप बुक में देख सकते हैं, लिखिए, मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला। 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट को रिड्यूस करने के लिए 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं जब 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट रिड्यूस होता है, या सामने वाले को ये ऑक्सीडाइज करता है। फुल आयनिक इक्वेशन आप देख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट।